अभी हम एम्स के मुर्दा घर के सामने खड़े हैं। यहाँ जेएनयू के छात्र मुथु कृष्णन की लाश पड़ी हुई है। उनके पिता आ चुके हैं। तमाम छात्र जो जेएनयू के हैं वो यहाँ 24 घंटे से खड़े हैं और अपनी मांगों को, अपनी शर्तों को लेकर के टिके हुए हैं कि जब तक ये शर्तें पूरी नहीं होती, उनके हिसाब से पारदर्शिता का पूरा खाका कंप्लीट नहीं होता, तब तक वो कृष्णन की बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। हम तमाम छात्रों से अभी तक हमने बात की और हमने उन सारे मुद्दों पे बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि एक्चुअल में मामला क्या था और किस तरह से कि सच में वो आत्महत्या है या हत्या है। अभी हमारे साथ एआईएसएफ के जयंत मौजूद हैं। इनसे हम कृष्णन के पर्सनल लाइफ पे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग लंबे समय से साथ हैं। मुझे और मेरे दर्शकों को थोड़ा सा ये बताएं कि पूरे अगर एक ओवरऑल में एक छात्र की तरह अगर कृष्णन को देखा जाए, कैसा व्यक्तित्व था उनका, कैसे छात्र थे वो, ये थोड़ा अगर मेरे दर्शकों को आप बता सकें। देखिए, जैसा कि पहले के साथियों ने बताया कि 4 बार उन्होंने जेएनयू की प्रवेश परीक्षा में वो शामिल हुए और जब उसके बाद इतने संघर्ष के सफ़र को तय करने पर वो आते हैं इस कैंपस, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही जीवट से भरा हुआ इंसान वो है। और जुझारू तो थे ही, उनकी राइटिंग्स वगैरह को भी आप देखेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया पर भी हो, तो लगातार इस बात को लेकर कंसर्न थे कि जेएनयू में हो क्या रहा है। हज़ारों किलोमीटर की यात्रा तय करने पर वो जेएनयू जैसे संस्थान में पहुंचते हैं और इतनी मुश्किल से पहुंचने के बाद जो जो कल हमने देखा है, यह काम तो वह नहीं कर सकता है। यहाँ पर जजमेंटल होना ठीक नहीं है कि खुदकुशी हमारे संघर्ष को कितना पीछे लेके चली जाएगी। जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे जैसा आदमी जिसको नोबेल मिलता है उसके नोबेल के लिए, वह कहता है कि आदमी को तबाह किया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। मतलब जिजीविसा की इससे ज़बरदस्त अभिव्यक्ति किसी साहित्य में आपको नहीं मिलेगी। वो आदमी भी सुसाइड कमिट करता है। इसलिए हम बिल्कुल जजमेंटल नहीं होंगे उनके इस सुसाइड को लेकर। वो कौन सारे फैक्टर्स थे जिसने उनको इस बात के लिए बाध्य किया, नंबर 1। दूसरा ये कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती है उस पर बहुत करना भी ठीक नहीं होगा। लेकिन हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि होली के दिन भी, मतलब कल भी वो दिखे कैंपस में, परसों जो वहाँ पर जेएनयू में एक चार्ट सम्मेलन होता है वहाँ भी रात में वो दिखे थे। कहीं से भी वो फ्रस्ट्रेटेड जैसे तो नहीं थे, नहीं डिप्रेस। बिल्कुल इस मामले में कहीं ना कहीं कुछ है। हाँ, दूसरा ये ज़रूर है कि जिस सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़ में वो थे, वहाँ पर गाइड को चेंज करने को लेकर उनकी एक मन वो चाहते थे कि ऐसा हो कि उनके टॉपिक के हिसाब से काम हो सके। उस वजह से थोड़े बहुत परेशान वो थे। मैं आपको रोक रही हूँ जयंत, मैं आपको रोक रही हूँ। मुझे ये बताइए कि गाइड को अगर चेंज कर दिया जाए बीच सेशन में, जो एकेडमिक सेशन होता है, अगर उसमें किसी गाइड को चेंज करने की बात की जाए, तो मेरे जो तमाम दर्शक हैं वो ये जानना चाहेंगे कि उसमें ऐसी परेशानी वाली बात क्या है। क्योंकि मान लीजिए एक टीचर नहीं रहा तो दूसरा टीचर उसकी जगह आ गया, है ना, या एक जो टीचर पहले पढ़ा रहा है अगर उसने छोड़ दिया तो उसने दूसरे, उसमें ऐसी क्या दिक्कतें हो जाती हैं या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती है जो जिसको लेकर के कृष्णन इस कदर परेशान हो गए हैं। नहीं, एक परेशानी तो रहती है। सब एकेडमिक प्रेशर तो एक बात हुई, जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका है उस बिल्कुल उसी सेम एरिया के गाइड अगर मिलते हैं तो काम करना थोड़ा आसान होता है। एक दूसरे के साथ एक तादात्म्य अकादमिक संबंध स्थापित करने में सहूलियत होती है। इसलिए लोग चाहते हैं कि हमारा जो, अब मेरा नेशनलिज्म पर काम है तो हम चाहते हैं कि हमारे गाइड राकेश भटव्याल जैसे लोग हों जिनका एक बहुत बड़ा काम है उस पर, उसके इर्द गिर्द, तो लोग उस जोन में काम करना चाहते हैं, वैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं। इसमें ये हुआ कि उन जिनके साथ वो काम कर रहे थे फिर किन्हीं और को अप्रोच किया जो उनके एरिया से रिलेटेड थे। फिर वहाँ जो पहले के गाइड थे उनको थोड़ा सा बुरा तो लगता है कि तुम वहाँ गए, फिर वहीं उनके साथ ही काम करो। फाइनलाइज नहीं हो रहा था और ये देखने में बहुत सूक्ष्म बातें लगें, छोटी सी बातें लगें, लेकिन ये बहुत बड़े तनाव का कारण कभी कभी बन जाया करती हैं। एक बात और, क्या वो जेएनयू की जो छात्र राजनीति है ना, वो चाहे मार्क्स की हो, है ना, चाहे वो वामपंथ हो, चाहे अम्बेडकराइड हो, क्या इस तरह की राजनीति में क्या उनका कुछ रुझान था छात्र राजनीति की तरफ, या उसके तहत कभी आप लोगों का मिलना जुलना हुआ हो, कभी बातचीत हुई हो? तो एक आइडियोलॉजी भी इंसान के बहुत सारे मतलब पूरे पूरे व्यक्तित्व को डिफाइन कभी कभी कर देती है, तो उस हिसाब से भी हम ये अंदाज़ा लगा पाते हैं कि वो कितने मजबूत हैं या कितने सरल हैं, या इस तरह से। नहीं, उनका एक पोस्ट जो था पहले का, या ऐसी चर्चा भी वो करते थे, जो जहाँ तक सीधा सीधा एक औपचारिक ताल्लुकात किसी छात्र संगठन से रखने का है, उस तरह से यहाँ तो नहीं। लेकिन वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में थे पहले छात्र, तो वहाँ एक्टिव रहा करते थे। और यहाँ भी एक बार उन्होंने कहा कि एएसएफ जिंदाबाद, ऐसा जिंदाबाद, एसएफआई जिंदाबाद, बापसा जिंदाबाद, तमाम संगठन, डीएसयू जिंदाबाद, एबीवीपी मुर्दाबाद। तो एक खास किस्म की नफरत फैलाने वाली जो राजनीति है उसके
बिल्कुल ही पुरजोर विरोधी थे वो। बाकी जो जनवादी और सामाजिक न्याय की पक्षधर राजनीति है उसके साथ वो एसोसिएटेड फील करते थे और इसलिए बहुत डिस्टर्ब थे। इधर जो 24 लोगों पर एफआईआर हुआ, उससे पहले एफआईआर हुआ, उससे पहले 11 लोग सस्पेंडेड हो गए। तो ये तमाम चीज़ें जो एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से जेएनयू में चल रही है, और मैं कहूँगा कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो रवैया है यह अपने आप में घोर अश्लील किस्म की असंवेदनशीलता और इंडिफरेंस है। इससे इनसेंसिटिविटी और इंडिफरेंस की इंतहा है कि आप नहीं आ रहे हैं। जेएनयू में तमाम फंक्शनिंग बहुत नॉर्मल तरीके से चल रही हैं, क्लासेज हो रही हैं। मैं उन शिक्षकों के प्रति भी मैं अब क्या कहूँ, मतलब आज ही कॉन्डोलेंस वहाँ पर कर दिया गया। ऐसी क्या हड़बड़ी थी? आपको यहाँ होना चाहिए था जहाँ ठीक ठाक पोस्टमार्टम हो सके, कोई छेड़छाड़ नहीं हो सके, रिपोर्ट को इधर उधर नहीं किया जा सके और एक फेयर तरीके से एक इंक्वायरी हो सके। हम लोग यही चाहते हैं कि उनके साथ जो हुआ वह तो दुखद है ही। उस पिता को आप देखें, उस भाव भंगिमा को, उनके चेहरे पर जो वह एक मात्र बच्चा जो पढ़ने के लिए आ रहा है और इतनी मुसीबत से उसका नहीं होना। मैं कहता हूँ कि आप हैं तभी आपका अस्तित्व है, तभी तमाम रिश्ते, नाते, कुर्बत, राजनीतिक डिफरेंसेज, ये सब का कोई मतलब रहता है। आप नहीं हैं, ये तो मैं व्यक्तिगत क्षति तो मानता ही हूँ इसको। और ऐसे जुझारू साथी का इस तरह से समय जाना हमको तोड़ के रख देता है। बहुत झंझोर रहा है, कल से ही झकझोर के रख दिया है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मुसीबत से यहाँ पर आना तो एक बात है, लड़ रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी भी आ सके। यूजीसी गैजेट नोटिफिकेशन के चलते पहले ही हंगामा बरपा हुआ है कैंपसेज में, उसके बाद इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन अगर रवैया अपनाएगा तो ये बहुत मुश्किल है। तो बिल्कुल डेथ चैम्बर जैसा हो रहा है कैंपसेज वगैरह। कृष्णन का जो फैमिली बैकग्राउंड है, उनके पिता से भी हमारी बात नहीं हो पाई और कई तमाम साथियों ने बातचीत में ये कहा कि उनके पिता गार्ड हैं वहाँ तमिलनाडु में। और सारी क्या आपको कुछ अंदाज़ा है कि उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है और परिवार कैसे, कितने लोग हैं जो आर्थिक रूप से सबल हैं और कितने उनके घर में और कितने बच्चे हैं जो इस तरह किसी विश्वविद्यालय में पहुँच सके हैं, या वो पहुँचने वाले इकलौते थे अभी? पुत्र तो वो इकलौते थे और 3 बहनें हैं शायद, और आर्थिक स्थिति बहुत ही लचर किस्म की थी। और भी यहाँ पर भी वो थे तो बहुत संघर्ष के साथ ही पढ़ रहे थे। कभी कभी आर्थिक रूप से भी वो, जो एक जेएनयू में रहता है कि दोस्तों की लोग एक बगैर ये इस बात के जहाँ बहुत क्लोज हैं तो वहाँ ये सब बातें होती थी। कभी ज़रूरत पड़ी तो इस तरह से वो कई दिनों तक प्रशांत जी के रूम में भी थे वहाँ, 2 महीने तक, बल्कि वो भी बहुत डिस्टर्ब्ड है इस बात को लेकर। तो वो एक बात है। और आर्थिक तंगी के बावजूद यहाँ तक पहुँचना और असर्ट करना कि नहीं, हम पढ़ेंगे भी और अपने समाज के लिए सोचने का एक साहस भी रखेंगे, टीचर्स के को बोलेंगे भी जो हम फील करते हैं, हमारा जो अपना काम करने का जिस टॉपिक पर मन है वही टॉपिक चूज करेंगे। और 2 बार इंटरव्यू एमफिल का भी दिया, तो कई तरह की ह्यूमिलिएशन होती है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि वाइवा के मार्क्स भी कम हो। तो उन तमाम चीज़ों से जूझते हुए भी हम तो ये कहते हैं कि असमानता की जो बात उन्होंने की थी और इनइक्वालिटी की, वो जो है सोसाइटी में, हम कहते हैं कि जितना सांस लेना सच है जीने के लिए, उतना ही बड़ा सच है कि आपके साथ यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इसलिए आपको मैं कहता हूँ कि जो ये तमाम समाज के लोग आते हैं वहाँ तो जूझने का नाम ही ज़िंदगी है। जब तक जूझ रहे हैं तब तक हैं, नहीं जूझ रहे हैं आप नहीं हैं। तो थोड़ी सी निराशा हमें इस बात को लेकर ज़रूर है कि वो होते तो शायद हम लड़ाई में एक कदम और आगे बढ़े होते। उनका जाना तो साल ही रहा है बहुत ज़्यादा। तमाम तरह के वाद विवाद प्रतिवाद को अगर आप परे रख दीजिए तो यह कहावत आज भी हमारे भारतीय समाज में सही और सच्ची सिद्ध होती है कि बेटा बाप के बुढ़ापे की लाठी होता है। जरा आप उस बाप के बुढ़ापे की लाठी का अंदाज़ा लगाइए जो इकलौती संतान थी अपने पिता की, और वो पिता अपनी उस संतान को भी खो चुका है। सिर्फ खो नहीं चुका है, वो आज अपने बेटे की लाश को मुर्दा घर में रख करके इस बात के लिए लड़ रहा है कि मेरा बेटा लड़ने वाला था, डरने वालों में से नहीं था, कायर नहीं था, इसलिए वो आत्महत्या नहीं कर सकता। कैमरामैन अनिल के साथ मैं श्वेता यादव, नई दिल्ली, टेढ़ी उंगली।